दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो पेपर है प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2020 का, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर राजस्थान के अंदर किस तरह के प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है जो कि 12 मार्च 2021 को हुआ था। तो ये 2 घंटे का पेपर था दोस्तों, और 2 घंटे के इस पेपर में पेपर थर्ड जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर थर्ड जीके का पेपर होता है, वो ये जीके का पेपर था। और उसके अंदर 2 घंटे का इसमें समय रखा गया था, 100 प्रश्नों की संख्या थी और 50 नंबर का ये पेपर था। तो जैसा कि आपका सिलेबस जो है वो इसी आधार पर है, तो आइए हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। और राजस्थान के सभी एग्ज़ामों के अंदर, क्योंकि ये वर्तमान के अंदर ही परीक्षा हुई है अभी मार्च 2021 के अंदर, तो इस प्रकार ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है वर्तमान में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे आखिर प्रश्न है इसके अंदर। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला प्रश्न जो है वो है कि वर्ष 2017-18 में राजस्थान का वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 4.88, 6.95, 8.04 या फिर 5.78। तो ये जो प्रश्न था दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर आप देखिए कि क्या इसका प्रतिशत था 2017-18 के अंदर, जो कि वानिकी के अंतर्गत क्षेत्रफल था। तो द फॉरेस्ट एरिया ऑफ द राजस्थान ड्यूरिंग 1718 अकाउंटिंग फॉर परसेंट ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ द स्टेट इज़ 8.04। तो 8.04 जो है इसका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। तो कब प्रारंभ किया गया था राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन? 2006-7 में, 7-8 में, 9-10 में या फिर 15-16 के अंदर। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो है दोस्तों, वो कब शुरू किया गया? तो राजस्थान में दोस्तों ये 7-8 वर्ष 2007-8 में इसे प्रारंभ किया गया था। दोस्तों ये जो गेहूं और दलहन की बात की गई है यहाँ पर, तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो था, इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य था वो था सुस्थिर आधार पर गेहूं, चावल और दलहन की उत्पादकता में वृद्धि। तो यहाँ पर जब हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं के अंतर्गत 9 राज्यों के 142 जिले जो हैं वो सम्मिलित किए गए। और इस तरह से दलहन के अंदर 16 राज्यों के 468 जो ज़िले हैं वो इसमें सम्मिलित किए गए। तो इनके ऊपर ये जो सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो था उसको प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत कब हुई? 2007-8 के अंदर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है पशु गणना से। दोस्तों पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश के कुल पशुधन का भाग था। तो कुल पशुधन यानी देश के कुल पशुधन का राजस्थान में कितना भाग था पशु गणना 2019 के अनुसार? तो क्या 7.23% था? पहला ऑप्शन क्या है इसका? 7.23%। दूसरा ऑप्शन है 12.47%। तीसरा ऑप्शन है 10.60%। और चौथा ऑप्शन है 14%। तो क्या उत्तर होगा दोस्तों इसका? लाइव स्टॉक सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल पशुधन कितना था? तो दोस्तों इसका आंसर है सही 10.60। दोस्तों 10.60% इसका आंसर है। पशु गणना की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो पशु गणना 2019 है, ये पशु गणना 2019 20वीं पशु गणना है। कौन सी पशु गणना है? 20वीं पशु गणना है। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर ये पशु गणना होती है। और ये 20वीं पशु गणना कब हुई दोस्तों? ये हुई अक्टूबर 2019 के अंदर। अक्टूबर 2019 के अंदर ये पशु गणना हुई। और अक्टूबर 2019 के अंदर पशु गणना हुई तो देश के अंदर जो पशु हैं वो देश के अंदर कितने पशु यहाँ पर काउंट किए गए? ये काउंट किए गए 53 करोड़ 57 लाख। 53 करोड़ 57 लाख। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कितने किए गए? राजस्थान के अंदर पशुओं की गणना की गई 5 करोड़ 68 लाख।
5,68,00,000। अब देखिए 5,68,00,000 और देश की कितनी है 53,57,00,000। तो अगर आपको ये आंकड़े याद हैं तो आप प्रतिशत भी याद कर सकते हैं कि अगर 5,68,00,000 का प्रतिशत निकालेंगे 53,57,00,000 में से तो ये आता है 10.60%। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि राजस्थान जो है, ये राजस्थान देश के अंदर कुल पशुधन के मामले में दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है दोस्तों यूपी। तो राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है? 10.60%। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2019-20 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में योगदान था। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितना योगदान था? जो सकल राज्य मूल्य वर्धन के आधार पर बात की गई है तो प्रचलित कीमतों पर था दोस्तों ये 25.56%। नेक्स्ट प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो अगला प्रश्न है फसल से जुड़ा हुआ। और ये प्रश्न है कि रबी के मौसम में राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल निम्न में से कौन सी है? तो रबी के मौसम में, तो रबी का मौसम कौन सा होता है दोस्तों? यानी सर्दी ऋतु का मौसम, सर्दी ऋतु का मौसम। और इस सर्दी ऋतु के मौसम के अंदर राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार कौन सी है इसमें से? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गेहूं। गेहूं जो है वो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल है रबी के मौसम है। और रबी की जो मौसम है यानी सर्दी का मौसम, और ये कब? अक्टूबर नवंबर के अंदर जो है ये फसल जो बोई जाती है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे गेहूं नहीं होता तो फिर क्या होता? या तो अगर रबी की बात की जाती तो चना होता, या फिर सरसों होता, या फिर राई होता, या फिर जौ होता, या फिर मूंगफली होता। तो ये सभी जो हैं ये रबी के मौसम की फसलें हैं। तो राजस्थान की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं की फसल है इस प्रश्न के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि राजस्थान में नए और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार सौर ऊर्जा से बिजली की क्षमता कितनी है? इन राजस्थान अकॉर्डिंग टू Ministry of New and Renewable Energy, the potential of the electricity from solar energy is, तो ये है दोस्तों इसका आंसर 182 गीगावाट। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया। तो कितनी लंबाई की सड़कों का इसमें निर्माण किया गया? 2,581 किलोमीटर, 2,892 किलोमीटर, 3,101 किलोमीटर, या फिर 2,993 किलोमीटर। तो कितनी लंबाई की ये सड़कें जो है वो निर्मित की गई? तो दोस्तों ये है 2,581 किलोमीटर। तो 2018-19 के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,581 किलोमीटर बीटी जो सड़क है उनका निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। और अगला प्रश्न जुड़ा हुआ है स्मार्ट विलेज योजना से। और स्मार्ट विलेज योजना जो है वो कब प्रारंभ की गई थी ये प्रश्न पूछा गया है इसमें। तो स्मार्ट विलेज योजना दोस्तों वर्ष 2017-18 में प्रारंभ की गई, या फिर 16-17 में प्रारंभ की गई, या फिर 18-19 में प्रारंभ की गई, या फिर 15-16 के अंदर प्रारंभ की गई। तो ये कब प्रारंभ की गई स्मार्ट विलेज योजना? तो दोस्तों इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 17-18 के अंदर। तो स्मार्ट विलेज योजना ये प्रारंभ की गई थी, यानी गाँवों के अंदर जो शहरों के अंदर सुविधाएं मौजूद हैं वही सुविधाएं गाँवों के अंदर शुरू की जाए। तो 33 जिलों के अंदर ये प्रारंभ की गई और 33 जिलों में मुख्य मुख्य जो जगह हैं उनको देखा गया कि कौन कौन से गांव को इसके अंदर विकसित किया जाना है और उसको सिटी के आधार पर विकसित करने का जो प्रावधान है वो स्मार्ट विलेज योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। और ये 17-18 के अंदर योजना आई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया? अगला प्रश्न ये पूछा गया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए आप यहाँ पे देखिए
कि राजस्थान सरकार वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और कांग्रेस सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई थी उन योजनाओं के आधार पर ही यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो आप इस समय के अंदर, जैसे अभी चिरंजीवी योजना आ गई है, पालनहार योजना है, अन्य कई योजनाएं जो चल रही है, उन सभी योजनाओं का यहाँ पर जब आप पेपर देने जाएँ तो इन सभी योजनाओं को जरूर देखें दोस्तों। तो यहाँ पर बात की गई है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। तो पिछला जो कार्यकाल था उसके अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही ये शुरू की गई थी। और ये शुरू की गई थी कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 2011 को। तो 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं जो दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं और सरकारी हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाते हैं, उनको जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर वितरण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो जुड़ा हुआ है आशा सहयोगिनियों से। तो राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनी कहा जाता है क्योंकि वह इसके बीच में संयुक्त कार्य करती है। देखिए, सहयोगिनी यानी सहयोग कर रही है, तो किसके बीच में ये संयुक्त कार्य करती है? चिकित्सा विभाग और महिला बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग और पर्यटन विभाग, मनोरंजन विभाग और योगा विभाग। तो किन के मध्य ये सहयोग का कार्य करती है, संयुक्त रूप से कार्य करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो है चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला और बाल विकास विभाग। तो इन दोनों के मध्य जो है ये सामंजस्य बैठाने का कार्य करती है और दोनों के साथ संयुक्त रूप से ये कार्य करती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है समग्र शिक्षा से जुड़ा हुआ। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य हैं। तो क्या लक्ष्य है समग्र शिक्षा अभियान के? स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को पाटना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना, ये भी सही बात है। और शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसका उत्तर जो होगा ये सभी, यानी सभी जो उत्तर हैं वो सही है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्या क्या होना चाहिए? तो शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को खत्म करना, इसका काम होना चाहिए। शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म को इसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और शिक्षा में गुणवत्ता प्रावधान जो भी वो है वो आने चाहिए। तो इस प्रकार समग्र शिक्षा के अभियान के सभी लक्ष्य यहाँ पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। आइए, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी योजना है जो महिला सशक्तिकरण से संबंध नहीं रखती है? यानी मिशन ग्राम्य शक्ति योजना है, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि योजना है, चिराली योजना है, या फिर पालनहार योजना है। तो कौन सी ऐसी योजना है जो कि महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई नहीं है, यानी महिलाओं से जुड़ी हुई नहीं है? तो दोस्तों अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा पालनहार योजना, क्योंकि मिशन ग्राम्य शक्ति योजना भी महिलाओं से जुड़ी हुई है, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि योजना भी जो है वो महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, और चिराली योजना भी जो है वो महिलाओं से जुड़ी हुई है। लेकिन जो पालनहार योजना है ये दोस्तों ये शुरू की गई अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए। जो अनाथ बच्चे हैं उन अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए योजना शुरू की गई। और शिक्षा की जो व्यवस्था है वो संस्थागत ना करके क्या कहा गया इसमें कहा गया कि साहब समाज के भीतर ही हम किसी व्यक्ति को चुनकर उसको क्या कहेंगे, उसको उस अनाथ बच्चे का पालन पोषण करने के लिए हम कहेंगे। तो इस पालनहार योजना के अंदर अनाथ बच्चों को पालन पोषण की जो है व्यवस्था है, शिक्षा की जो व्यवस्था है वो संस्थागत रूप से ना होके समाज के भीतर से ही किसी पालनहार को बुलाया जाता है और उसको उस बालक को सौंप दिया जाता है। और ये जो योजना चालू की गई ये 2005 के अंदर ये योजना चालू की गई थी। और शुरुआत में ये अनुसूचित जाति के लिए चालू की गई थी, बाद में धीरे धीरे इसमें अन्य को भी सम्मिलित किया गया, समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे। तो ये पालनहार योजना है जो महिलाओं से नहीं जुड़ी हुई, अनाथ बच्चों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों 13वें प्रश्न की। और 13वां प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में से निम्न कौन से 4 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था? यानी स्मार्ट सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाना है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। दूसरा ऑप्शन है बाड़मेर, भीलवाड़ा, सिक्कर, झुंझुनू। तीसरा अलवर, बूंदी, बीकानेर, धौलपुर। और टोंक, सिरोही, नागौर, पाली। तो स्मार्ट सिटी के रूप में, स्मार्ट शहरों के रूप में किन्हें विकसित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर जो हो गया वो है जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। इनको स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं
14वें प्रश्न की, और 14वां प्रश्न कहता है कि बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है। द अनदर नेम गिवन टू बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटेड क्लॉथ इज, यानी बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित जो कपड़ा है उसको और क्या कहा जाता है। टोकरी बुनाई, अजरक प्रिंट, छींट या सेवरॉन। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही है, अजरक प्रिंट। तो ये बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है कई एग्जामों के अंदर कि बाड़मेर की जो प्रिंटिंग है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अजरक प्रिंट के नाम से उसे जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और अगला प्रश्न है, फिर एक योजना आ गई यहाँ पर, इंदिरा रसोई। तो इंदिरा रसोई का शुभारंभ कब किया गया। 20 अगस्त 2020 को, 20 जुलाई 2020 को, या फिर 20 मार्च 2020 को, या 20 जनवरी 2020 को। तो इंदिरा रसोई का शुभारंभ कब किया दोस्तों, तो इसका उत्तर है 20 अगस्त 2020 को, यानी जब कोरोना काल चल रहा था उसके अंदर इंदिरा रसोई की योजना को शुभारंभ किया गया, जिसके अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई इंदिरा रसोई के आधार पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और प्रश्न संख्या 16, और प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों कि राजस्थान में निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करें। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको राजस्थान का जो मैप है उस राजस्थान के मैप को आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग ही आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। देखिए, एक कच्चा चित्र मैंने यहाँ पे राजस्थान का बनाया आपको समझाने के लिए। तो जब आप बात करेंगे इन जिलों की, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कौन से दो ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर। और धौलपुर के साथ ही यहाँ पर जो ज़िला है वो है कौन सा, करौली। अब यहाँ भरतपुर धौलपुर तो नहीं है, लेकिन करौली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इधर कौन सा है, क्योंकि हम क्या किसकी बात करनी है, हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ कौन सा सबसे पहले आएगा पूर्व में, करौली। अब करौली के बाद देखिए, करौली से आप आगे चलेंगे तो आगे यहाँ पर अजमेर आता है, लेकिन अजमेर से पहले यहाँ पर क्या आ जाता है, सवाई माधोपुर। यानी पहला तो क्या हुआ हमारा ए, और दूसरा क्या हो गया द। तो करौली के बाद कौन सा आएगा, सवाई माधोपुर। फिर सवाई माधोपुर के बाद में कौन सा आया, अजमेर, और फिर बाद में जोधपुर। तो इसका मतलब फिर अजमेर यानी ब और जोधपुर यानी स। तो हमारा उत्तर क्या है, कूट के अंदर अ द ब से। अब आप देखिए अ द ब से किस में है, ये अ द ब से। तो इसका मतलब दोस्तों आपको मैप के अकॉर्डिंग भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और राजस्थान का मैप जो है वो आपको आना चाहिए। उस मैप के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि कौन से ज़िले किस जगह आते हैं, उत्तर में कौन से हैं, दक्षिण में कौन से हैं, पूर्व में कौन से हैं, पश्चिम में कौन से हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूर्व की तरफ भी पूछे जा सकते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको एक मैप के आधार पर भी प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 17, और प्रश्न संख्या 17 एक और अभियान से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ कौन सा कथन सही नहीं है उसकी बात की गई है। तो इसका लक्ष्य बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न करने का है। बिल्कुल सही बात है। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के अंतर्गत इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि बाल विवाह के मुद्दों पर जनता में जागरूकता उत्पन्न की जाए। तो इसके लिए जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए क्या किया जाता है, बाल विवाह के खिलाफ संदेशों के नुक्कड़ नाटक और अभियान गीत के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर बात की गई है कि राजस्थान की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई है। यहाँ पर थोड़ा सा संशय है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू नहीं की गई है। और अगला एक और पढ़ लेते हैं कि बाल विवाह के खिलाफ प्रचार अभियान रथ के माध्यम से दौसा जयपुर की ग्राम पंचायतों में किया गया। बिल्कुल दोस्तों, ये रथ के माध्यम से दौसा और जयपुर के ग्राम पंचायतों के अंदर यहाँ पर ये प्रचार अभियान किया गया है। बात आती है इस तीसरे ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि हमें नहीं ढूंढना है। तो तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई। तो ये जो साझा अभियान बाल विवाह की जो बात कर रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात यहाँ पे नहीं कही गई। यहाँ पर नाम आया है, किसका आया है, यूनिसेफ का। यूनिसेफ का नाम आया है, और यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ के राज्य जो प्रमुख हैं वो उन्होंने सहयोग की बात यहाँ पर की है। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नहीं, यूनिसेफ के द्वारा सहयोग की बात की गई है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18, और प्रश्न संख्या 18 कहता है कि साहब डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालोर ये भाग हैं, किसके हैं? माही बेसिन के, चंबल बेसिन के, लूनी बेसिन के या साबरमती बेसिन के। तो किसके भाग हैं ये, कौन से बेसिन के भाग हैं? तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 18 है उसका उत्तर क्या है? उत्तर है लूनी बेसिन। तो लूनी बेसिन के भाग कौन कौन से हैं? डेगाना, बिलाड़ा, पाली, जालोर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, और प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी नदी सांभर झील में गिरती है? देखिए सांभर झील की बात की गई है कि मेढा गिरती है, कांतली गिरती है, बांडी गिरती है या मानसी गिरती है। तो कौन सी नदी जो है वो सांभर झील में गिरती है? तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, उत्तर है मेढा झील। मेढा झील तो जो है वो सांभर झील के अंदर गिरती है। तो सांभर झील के अंदर और कौन कौन सी गिरती है? अगर मान लीजिए मेढा का नाम नहीं आता और सांभर का प्रश्न पूछता है आपको, तो रूपनगढ़, रूपनगढ़ भी इसके अंदर गिरती है। तो इसके अंदर खारी भी गिरती है, तो इसके अंदर खंडेला भी गिरती है, और इसके अंदर मेढा या इसको मंथा भी कई जगह पढ़ा जाता है। तो मेढा या मंथा जो है ये भी इसके अंदर गिरती है। तो ये सांभर झील में गिरने वाली नदियां हैं, रूपनगढ़, खारी, खंडेला और मंथा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि प्रश्न संख्या 20 है। और प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है अरब सागर के मानसून से? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य अरावली क्षेत्र या फिर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तर है दोस्तों इसका दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है वो अरब सागर की शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो गया आपका? ये आपका कोटा, झालावाड़, बूंदी यानी हाड़ौती क्षेत्र जो है वो हाड़ौती क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा जो है प्राप्त करता है इससे। नेक्स्ट हम बात करें कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? पोटवार पठार, मालवा का पठार, विंध्यन पठार या भोराट पठार। तो उत्तर क्या है दोस्तों इसका? बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है बार बार ये क्वेश्चन, भोराट का पठार। पोटवा का पठार कहाँ है? पोटवार का पठार जो है दोस्तों पाकिस्तान में, पाक के अंदर है पोटवार का पठार। और मालवा और विंध्यन आप पठार जानते ही हैं। भोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, और प्रश्न संख्या 22 कहता है कि राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी कहाँ मिलती है? बिल्कुल सही आपका आंसर है इसमें बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। ये काफ़ी इजी प्रश्न भी दिए हैं, तो कुछ टफ प्रश्न भी यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, दोनों ही प्रकार के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, और प्रश्न संख्या 23 किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? ये जुड़ा हुआ है राज्य वृक्ष से। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी, नीम, कीकर या शीशम। तो कौन सा वृक्ष है दोस्तों? तो इसका उत्तर है खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष जो है वो राज्य वृक्ष है राजस्थान का। और ये राज्य वृक्ष जो है कब बनाया गया था? ये 1983 के अंदर, 1983 के अंदर इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, और इसको शमी वृक्ष भी कहा जाता है। शमी वृक्ष, इसको शमी वृक्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहलाता है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। और इसका अगर वानस्पतिक नाम देखें तो वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोसेप सिनेरियो, ये इसका वानस्पतिक नाम है। तो राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला? 1983 में खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा मिला, राजस्थान का राज्य वृक्ष। इसको शमी वृक्ष भी कहा जाता है, और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी इसको कहा जाता है। और साथ में इसका अगर हम बात करें कि वानस्पतिक नाम क्या है, तो वो है प्रोसोसिप सिनेरियो, इसका वानस्पतिक नाम है। और दोस्तों दशहरे के ऊपर भी इसकी पूजा की जाती है, दशहरे पर, विजयादशमी पर इसकी पूजा की जाती है। तो साथ में अगर प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि खेजड़ी के फलों को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों सांगरी जो है वो खेजड़ी के फलों को कहा जाता है, और इनकी पत्तियों को कहा जाता है लूम।
लूम। एक बार प्रश्न पूछ लिया कि लूम है तो खेजड़ी की पत्तियाँ, जो कि घास के रूप में काम में ली जाती है बकरियों वगैरह के लिए खाने के रूप में। तो ये प्रश्न जुड़ा हुआ था राजस्थान के राज्य वृक्ष से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 24। और प्रश्न संख्या 24 क्या है दोस्तों, कि निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बिल्कुल, चंबल नदी के बारे में बार बार आप पढ़ते हैं, तो चंबल नदी राजस्थान राज्य में कहाँ प्रवेश करती है, चौरासीगढ़ के अंदर। तो चौरासीगढ़ के अंदर ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न संख्या 25। और प्रश्न संख्या 25 क्या है कि राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। दूसरे के बारे में पूछा है दोस्तों, ध्यान रखना। तो दूसरा वायु ऊर्जा प्लांट कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, प्रतापगढ़ क्या होना चाहिए। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के अंदर, प्रतापगढ़ में भी कहाँ पर, देवगढ़ में, देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर ये दूसरा जो पार्क है वो ऊर्जा प्लांट जो है वो स्थापित है। तो पहला कहाँ है, पहला है दोस्तों जैसलमेर में। जैसलमेर में कौन सा है, प्रथम है। और कब स्थापित हुआ था ये, 1999 में। तो 1999 में प्रथम जैसलमेर में स्थापित हुआ, दूसरा आपका देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर स्थापित हुआ, और तीसरा कहाँ है दोस्तों, तीसरा भी आप देख लीजिए क्योंकि प्रश्न तीसरे के लिए भी पूछ लिया जाता है, तो वो है फलोदी जोधपुर के अंदर। फलोदी जोधपुर में, ये कौन सा है, तीसरा है। तो इस प्रकार पहला वायु ऊर्जा प्लांट कहाँ, जैसलमेर में, दूसरा कहाँ पर, प्रतापगढ़ के अंदर, और तीसरा कहाँ पर, जोधपुर के अंदर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 26। और प्रश्न संख्या 26 जो है वो है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, गंग नहर गंगानगर बीकानेर बिल्कुल सुमेलित है। व्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा बिल्कुल सुमेलित है। सिद्धमुख परियोजना पंजाब राजस्थान राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, ये यहाँ पर मामला गड़बड़ है। और माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान गुजरात, ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब सुमेलित कौन सा नहीं है, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। और प्रश्न संख्या 27 है कि दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, यानी गलत को पहचानना है। तो लोहा अयस्क नाथरा की पाल, तांबा खेतड़ी सिंघाना, जस्ता एवं सीसा जावर, टंगस्टन जामर कोटरा। तो बिल्कुल लोहा अयस्क नाथरा की पाल में मिलता है, तांबा खेतड़ी सिंघाना के अंदर प्राप्त होता है, जस्ता व सीसा जावर की खानों से प्राप्त होता है। तो टंगस्टन जो दोस्तों हैं वो जामर कोटरा, दोस्तों जामर कोटरा से तो क्या प्राप्त होता है, जामर कोटरा से तो रॉक फॉस्फेट प्राप्त होता है, रॉक फॉस्फेट। इसका मतलब उत्तर नंबर 4 जो है हमारा सही है, यहाँ पर ये गलत है क्योंकि जामर कोटरा से रॉक फॉस्फेट आएगा, ना कि टंगस्टन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 28। और प्रश्न संख्या 28 बिल्कुल सिंपल, आपको एक प्रश्न ये दिया हुआ है क्योंकि आप बार बार पढ़ते हैं। नीली क्रांति, तो नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है, तो किससे संबंध रखती है दोस्तों, मत्स्य उत्पादन से। तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। और प्रश्न संख्या 29, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है। भेड़ बागड़ी मारवाड़ी, बकरी जमनापुरी जारवाली, ऊंट गोमत बीकानेरी, और गाय हरियाणवी मुर्रा। अब देखिए यहाँ पर ये आगे जानवर दिए हैं और उनकी नस्ल दी हुई है। तो भेड़ बागड़ी मारवाड़ी ये बिल्कुल सही है, ये इसकी नस्ल है। बकरी की जमनापुरी जारवाली ये भी इसकी नस्ल है। ऊंट की गोमत बीकानेरी ये भी इसकी नस्ल है। और गाय की हरियाणवी और मुर्रा, दोस्तों ये तो भैंस की नस्लें हैं, भैंस की नस्लें हैं, गाय की नस्लें नहीं है। इसका मतलब उत्तर क्या है, ऊपर यही तो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, उत्तर नंबर 4 सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न हम ये लेंगे, प्रश्न संख्या 30, कल इसको आगे फिर कैरी ऑन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है दोस्तों, कि राजस्थान का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था दोस्तों, आप बिल्कुल जानते हैं ये कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वो 200। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने जो परीक्षा हुई राजस्थान की, उसके क्या क्या प्रश्न उसमें पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया, कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में हमने देखा। तो इस पेपर के हमने 30 प्रश्नों को यहाँ पर देखा। आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो के अंदर हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।